आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। इस वीडियो में दोस्तों हम जीव जगत का परिचय, जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जीव जगत का परिचय समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारी यह दुनिया में कितने सारे जीव पाए जाते हैं और इनके वास स्थान भी भिन्न होते हैं, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ठंडी जगहों पर रहने वाले जीव, रेगिस्तान में रहने वाले जीव आदि। अब दोस्तों अगर हम जीवन को परिभाषित करें तो हम जीवन की विशेषताओं को देखते हैं। तो आइए अब जीवन की विशेषताओं को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहले विशेषता आती है उसे हम कहते हैं वृद्धि। दोस्तों सभी जीव जैसे कि यह पौधा वृद्धि करते हैं, ये अपने भार तथा संख्या को बढ़ाते हैं, जो कि जीवन की विशेषता है। अगली विशेषता है जनन। अब इसको समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, जीवित जीव जनन कर अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगली विशेषता है उपापचयन। अब दोस्तों सारे के सारे जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन उपापचयीय प्रक्रियाओं से जैव अणुओं में बदलते हैं और जीवन को संभव कर पाते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एनाबॉलिज्म में सरल अणु ऊर्जा की मदद से जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। अब दोस्तों अगली विशेषता है चेतना। दोस्तों सारे जीव अपने आसपास के पर्यावरण और दूसरे जीवों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीवन की विशेषता है। अब दोस्तों अगली विशेषता है कोशिकीय संगठन। सारे जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं बाद में ऊतक, अंग और अंग प्रणाली बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता को समझते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की विशाल श्रृंखला की नींव बनाती है, जो गंभीर रूप से मानव कल्याण में योगदान देती है। दोस्तों सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अलग अलग प्रकार के जीव जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो ही जैव विविधता बनाते हैं। ये जीव दोनों जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले होते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा यहाँ इस जीव को देखिए। दोस्तों क्या नाम है इसका? हाँ दोस्तों यह एक बिल्ली है। मगर दोस्तों अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो इसको बिल्ली वहां थोड़ी ना बुलाते होंगे। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे कि अमेरिका में इसे कैट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जीवों के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, वह बदलते रहते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति के बारे में सोचा ताकि पूरे विश्व में कोई एक इसका मानक नाम हो। जैसे कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फेलिस कैटस। आइए अब इसको थोड़ा और समझते हैं। नाम पद्धति का एक प्रकार है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसे कैरोलस लिनियस ने सुझाया था।
बोटैनिकल नाम यानी कि पेड़ पौधों के नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के नियमों पर आधारित है, और जूलॉजिकल नाम जिसमें कि प्राणियों के नाम आते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN पर आधारित है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझते हैं। यह नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आप चाहे तो मेरे साथ साथ इन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों के अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। दोस्तों यह सारे नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आइए इन नियमों को एक उदाहरण से समझते हैं। इस द्विपद नाम को देखिए, मैंगीफेरा इंडिका। यह आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है। पहला वंश नाम है जो कि बड़े अक्षर से शुरू होता है और दूसरा जाति संकेत पद है जो कि छोटे अक्षर आई से शुरू हो रहा है। और दोस्तों हाथ से लिखते वक्त इन दोनों घटकों को रेखांकित करना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जीवन की अलग अलग विशेषताओं को समझा, हमने जैव विविधता के बारे में बात करी और हमने नाम पद्धति को भी जाना, जिसमें कि हमने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं और उसके सार्वभौमिक नियम क्या है उन पर हमने चर्चा करी। दोस्तों आज हमने आपके NCERT किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से पढ़कर आइएगा, किताब से पढ़कर आइएगा। और अगली वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायक है। आज भी हम जीव जगत अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकी को समझेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि इस दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों को हम अलग अलग वर्गों यानी कि टैक्सा में रखते हैं ताकि इनका अध्ययन अच्छे से हो पाए। आइए अब हम वर्गीकी के आधार को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। इसमें हम जीवों की विशेषताएं यानी कि उनके फीचर्स को जानते हैं। दूसरा है पहचानना। अब जब जीवों का वर्णन सही तरह से किया हो तो हम उनको पहचान सकते हैं और उनको हम वर्ग में डाल सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। इसमें जीवों को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको वर्गों में रखते हैं जिससे कि उनका अध्ययन और आसानी से हम कर सकें। चौथा है नाम पद्धति। इसमें जीवों का एक मानक नाम रखा जाता है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि पूरे विश्व में एक समान होगा, जैसे कि होमो सेपियंस मानवों का वैज्ञानिक नाम है। आइए दोस्तों अब हम सिस्टमैटिक्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति तथा विकासवादी अध्ययन भी आता है। दोस्तों वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स में सिर्फ यही अंतर है
कि इसमें हम एक और प्रक्रिया जोड़ देते हैं जो कि है विकासवादी अध्ययन, जिससे कि हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमा नेचर लिनेज द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकी का व्याख्यान किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग को। अब दोस्तों वर्गीकरण की सारी प्रक्रिया होने के बाद हम जीवों को वर्गीकी संवर्ग में रख देते हैं। इसमें 7 वर्गक यानी कि टेक्सॉन आते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। जो उसमें सबसे पहला है उसे हम कहते हैं स्पीशीज, दूसरा है वंश, तीसरा है कुल, चौथा है गण, पांचवा है वर्ग, छठा है संघ और सातवां है जगत। अब दोस्तों स्पीशीज में वो जीव आते हैं जिनमें मौलिक समानांतरताएं होती है, और ऐसे ही वंश में संबंधित स्पीशीज आती है, कुल में संबंधित वंश आते हैं, और इसी प्रकार से यह जगत तक जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे वर्गीकी सहायता साधन को। इसके 5 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम, दूसरा है वनस्पति उद्यान, तीसरा है संग्रहालय, चौथा है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, और पांचवा है कुंजी अथवा चाबी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम हर्बेरियम को समझते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एक तरह नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस पर एक लेबल भी लगा होता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। दोस्तों जरा यहां देखिए, हर्बेरियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वनस्पति उद्यान को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आइए इसको अब जान लेते हैं। यह है जीवित पौधों का संग्रहण होता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। अब दोस्तों हम वनस्पति उद्यान के कुछ उदाहरणों को समझेंंगे। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो आपको यह सारे उदाहरण याद रखने हैं। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, यह क्यू बोटेनिकल गार्डन के है जो कि इंग्लैंड में है, और यह भारतीय वनस्पति उद्यान की तस्वीरें हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय को समझते हैं। दोस्तों आपने अपने विद्यालय तथा कॉलेजों में ऐसे संग्रहालय को तो देखा ही होगा। इसमें पौधे एवं प्राणियों को अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है। जीवों को परिरक्षित खोल में डालकर जारों में रखा जाता है जिससे वे खराब नहीं होते। आइए अब अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। दोस्तों आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुंजी अथवा चाबी को। यह है एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों यानी कि युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर है। यहाँ पर दोस्तों
जीव जगत अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सिस्टमैटिक्स को समझा, हमने वर्गीकी संवर्ग के बारे में जाना, जिसमें कि हमने इसके 7 टैक्सॉन यानी कि वर्गों के बारे में चर्चा करी, और हमने वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में भी जाना, जिसमें कि हमने हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कुंजी और संग्रहालय के बारे में चर्चा करी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह सारे टॉपिक आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के कवर कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जीव जगत अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव जगत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? अब दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं उसके हमसे कारण पूछे गए हैं। तो इसको हम बिंदुओं में इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण निम्न कारणों से किया जाता है। पहचानने में सरलता होती है इससे, और इससे अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन भी हो जाता है। जीवाश्म के अध्ययन की वजह से हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं। टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है, यानी कि जो वर्गीकरण है वह टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है। समूहीकरण सभी प्रकार के जीवों के अध्ययन में मदद करता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से उन सभी का अध्ययन करना असंभव है। यह समानता और असमानता को सामने लाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को जानने में मदद हो जाती है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझाएं। अब दोस्तों, इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ इसके सार्वभौमिक नियमों को बिंदुओं में लिखना है। ये नियम आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दिए गए हैं। तो आइए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम निम्नलिखित है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। तो यह सारे द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम थे। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। अब दोस्तों, ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं इतिहास से, वर्गीकरण प्रणाली के इतिहास से जुड़े होते हैं। तो आपको इनका उत्तर कुछ इस तरह से देना है। बहुत शुरुआती दिनों में अब तक जीव विज्ञानी वर्गीकरण प्रणाली के लिए कई आधारों का उपयोग करते हैं। ये आकार की शरीर रचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ओटोजनी, फाइलोजेनी, प्रजनन, जैव रसायन आदि है। लेकिन दिन ब दिन जीव विज्ञानी अपने जीवाश्म रिकॉर्ड से जीवों के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं और उन्नत अध्ययन तकनीकों जैसे आणविक फाइलोजेनी आदि का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके वर्गीकरण के बारे में दृष्टिकोण बदलता रहता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदला जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी एक वर्गी की सहायता साधन के बारे में चर्चा करें।
अब दोस्तों हमने कई सारे वर्गीकीय सहायता साधनों के बारे में पढ़ा था। उनमें से आपको किसी भी एक का यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैंने हर्बेरियम को लिया है, आप चाहे तो किसी भी दूसरे वर्गीकीय सहायता साधन को ले सकते हैं। तो आइए अब हर्बेरियम के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। और दोस्तों इस पर एक लेबल भी लगा होता है, तो आप लिख सकते हैं वो भी कि इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। आइए अब इसके पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, संघ और वर्ग, और आपको इनको से परिभाषित कर देना है क्योंकि इतना ही प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम संघ को परिभाषित करेंगे। संघ वर्ग यानी कि क्लास से ऊपर आता है। इसको हम जंतुओं के लिए उपयोग करते हैं और इसमें संबंधित वर्ग आते हैं। पादपों के लिए डिवीजन संवर्ग उपयोग करते हैं। और वर्ग है, वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण डाइकोटिलिडोनी जो कि द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों का वर्ग है। इसमें कई गण आते हैं जैसे रोजेल्स, स्पिंडेल्स और टेनेल्स आदि। यहाँ पर दोस्तों जीव जगत अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।